ओके, सो हमने बात कर ली अब तक क्या, पीरियोडिक टेबल की बेसिक्स की बात कर ली कि पीरियोडिक टेबल ओवरऑल क्या होती है। फिर हमने बात की पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में क्या उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती है जिनको एक्सेप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ डिस्क्लेमर वापस से, एक्सेप्शंस की कोई कमी नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शंस दुनिया भर के हो सकते हैं, इन्फाइनाइट हो सकते हैं इनफैक्ट। ठीक है, ट्रेंड तो एक ही होता है, ट्रेंड तो एक ही होता है, लेकिन एक्सेप्शन कितने भी हो सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, तो हम वो देखेंगे। तो हर चीज़ प्रोबेबिलिस्टिक है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम पूरी गारंटी से कह सकते हो इनॉर्गेनिक का हर क्वेश्चन लगा के आ सकता हूँ। अब जैसे जेई वालों की इच्छा हुई, उन्होंने कोई रिसर्च पेपर उठा के वहाँ से डाल दिया, तो तुम क्या कर लोगे? फिर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुमने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। ठीक है, तुक्केबाजी तो हम करते नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप किस चीज़ पे भरोसा रख सकते हो? खुद पे और हम पे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 90% जो क्वेश्चन आएंगे ना इनऑर्गेनिक के, वो आपकी जो पिछली वीडियो थी उससे हो जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, पिछली 2 वीडियो से हो जाएंगे। इससे 8-9% क्वेश्चन आपके बाकी जो बचे हैं वो इससे हो जाएंगे। कुछ जो 1-2% क्वेश्चन है वो कोई भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसका घबराना नहीं है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले एटॉमिक रेडियस के अंदर ट्रेंड्स की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 2-3 केसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं इनर्ट गैसेस का। तो आपके पास कोई पीरियड है ना, तो मैंने बताया था कि पीरियड के अंदर आपका एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है, लेकिन हर पीरियड में सबसे बड़ा रेडियस होता है उस पीरियड की जो ये होती है ना गैस, उसका इनर्ट गैस। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इनर्ट गैस तो लास्ट में आती है, उसमें सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस केस में हम वॉन्डर वॉल रेडियस कंसिडर करते हैं। और मैंने पहले बताया था कि आर वॉन्डर वॉल इज ग्रेटर देन आर मेटालिक ग्रेटर देन आर कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि आर वॉन्डर वॉल में ये वाला रेडियस मेजर होता है, आर मेटालिक के अंदर ये वाला मेजर होता है, और आर कोवेलेंट में क्या ओवरलैपिंग भी होती है थोड़ी, तो ये वाला मेजर होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हम यहाँ पे आर वॉन्डर वॉल मेजर करते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा होता है। बस एक ही बात याद रख लो। दूसरी बात, रेडियस ऑफ 4D एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज रेडियस ऑफ 5D एलिमेंट्स। ठीक है, तो तुम जैसे ग्रुप, ये तुम्हारे जैसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, इसमें ये 4D सीरीज़ है, ये 5D सीरीज़ है जैसे। ठीक है, तो इनका साइज़ ऑलमोस्ट बराबर होता है, जबकि मैंने बता रखा है कि नीचे आप जब जाते हो साइज़ ड्रेस्टिकली इंक्रीज होता है, फिर भी इन दोनों का इक्वल होता है। इसको कहा जाता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है, 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। एक होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ठीक है, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक तरह से रूल ही हो गया आपका। पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती है? जिन स्पीशीज़ के अंदर सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे O2-, N2-, N3-। ठीक है, और क्या ले सकते हैं अपन, F-। ठीक है, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं। ठीक है, निकाल के देख लो। तो इनके केस में मैं क्या करना था, देखो अब ये सब जो एटम्स है ना इनमें बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स उतने की उतनी है, शेल भी उतने की उतनी है, सब कुछ सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी उतने की उतनी है, सब कुछ सेम है। मतलब इन सबको बेसिकली, इन एटम्स को सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना है, क्योंकि नंबर ऑफ आउटसाइड इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अब हम देखेंगे इनमें से सबसे छोटा कौन सा एटम है। ठीक है, हमें सॉरी इनमें से निकालना है कि सबसे वो क्या है, मतलब हमें बेसिकली इसके अंदर ये निकालना है कि आपकी सेम अगर ये 3 स्पीशीज़ हैं तो इसमें सबसे बड़ा रेडियस किन का है। ठीक है, तो अपने पास ये 3 जो सर्कल्स थे, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर सेम साइज़ का है तो इसमें हम ये फिर देखते हैं कि आपका जो एटम है उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसकी बात करो, इसमें कितने प्रोटॉन है? 8 है। इसमें कितने? 7 है। इसमें कितने? 9 है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद, ठीक है, इसके बाद ये आता है ये आपका हेलोजन है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और तीनों में बराबर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, तीनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। तो अगर हमारे पास प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा खिंचाव होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ज़्यादा खिंचाव होगा, यानी कि छोटी हो जाएगी स्पीशीज, क्योंकि ज़्यादा लोग दम लगा के खींच रहे हैं एकदम अंदर। ठीक है, पर क्या बोलेंगे, सबसे छोटा आपका F- हो जाएगा, उसके बाद होगा आपका O2-, उसके बाद होगा आपका N3-। खत्म बात। ठीक है, ये चीज़ बहुत आती है जेईई में कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज उसका ऑर्डर बताओ। यहाँ पे Al3+ लगा देंगे, Na+ लगा देंगे, Mg2+ लगा देंगे, वहाँ पे सेम सोचना है। ठीक है, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है ये। एक और बात थी, एक दो और चीज़ें रहती हैं, जैसे रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज रेडियस ऑफ गैलियम। ये क्यों होता है? ये होता है आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा घुसना नहीं चाहूँगा, और ये कोई स्टैंडर्ड चीज़ है भी नहीं, एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें थी, ये याद रख लो, बहुत है रेडियस के केस में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है आपको कि आपका ये क्या कहते हैं उसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वाला। ठीक है, इसके अलावा और भी ट्रेंड्स होते हैं, जैसे डी के अंदर आप जाते हो तो पहले कम होकर बढ़ता है, बहुत चीज़ें होती है। ठीक है, सब में हम घुसेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, आपने फालतू इन्फॉर्मेशन दिमाग में नहीं घुसानी है, जो इंपॉर्टेंट है वो घुसानी है। ये हो गया आपका रेडिएशन, इसका सॉरी रेडियस का ट्रेंड।
अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स के बारे में। इरेगुलर ट्रेंड्स, ठीक है, ट्रेंड तो हमें पता है, इरेगुलर देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको ये देखनी है कि आपकी जब जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है ना, तब तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में गड़बड़े दिखती हैं। जैसे अपन जैसे इसकी बात करें, बोरॉन, बेरिलियम, बेरिलियम की बात क्या आता है 5th नंबर पे आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे अपन इनकी बात करें, ठीक है, इनमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने बताया कि ऐसे बढ़ती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2-3 लफड़े होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे आप देखो तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है। इसकी 1s2 2s2 है, इसकी 1s2 2s2 2p3 है, ठीक है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है p, फुल फिल्ड 2s ऑर्बिटल है, तो ये चेंज नहीं होना चाहता बेसिकली, ठीक है। इसलिए ये एक कदम आगे बढ़ा दो, बोरोन को यहाँ डाल दो, ऑक्सीजन को यहाँ डाल दो, तो यहाँ पे O ग्रेटर देन N हो जाता है और B ग्रेटर देन B हो जाता है, ठीक है। ये एक ट्रेंड याद रख सकते हो। और अपन क्या बोल सकते हैं, हाँ मोस्टली ये याद रखना है आपको। तो बेसिकली जहाँ पे भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है ना, वहाँ पे आप 1 के फैक्टर से इधर उधर मूव कर सकते हो, ठीक है। इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अपन अब जैसे बात करें, हाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर आपको यही याद रखना है बस कि जब जब स्टेबल कन्फिगरेशन आ जाए। अब ये वाला एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल इसमें तो मैं बता दिया, बाकी एज सच और कोई एग्जांपल एक आप इसकी बात भी कर सकते हो कि एल्यूमिनियम और गैलियम में भी आप इस तरह जैसे जो सेकंड ग्रुप है ना बेसिकली NaMgAl, सिलिकॉन, सल्फर, ये ठीक है। तो इसमें आपका जैसे आप बात करो इसकी स्टेबल कन्फिगरेशन इससे कंपैरिजन में, तो यहाँ पे भी आप उल्टा हो सकते। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कंसिडर करने के बहुत सारे हो जाएंगे, पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाला बता दिया। एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शंस देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी वही है कि आपकी जब जब स्पीशीज़ ऐसी होगी ना यार कि उसको इलेक्ट्रॉन बहुत उत्सुकता के साथ एक्सेप्ट करना है ना, तब तक उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंट होती है वो ये है कि आपका जो थर्ड, अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने ट्रेंड क्या बताया था कि आप जैसे जैसे नीचे जाते हो आपका जो एटम है वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो आपको सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आपका वो कम टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे कम होती है, मैंने ऐसा बोला था, ठीक है। लेकिन जो आपका थर्ड पीरियड होता है ना, थर्ड पीरियड, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे आप क्लोरीन के देखोगे उसकी फ्लोरीन से ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? और ये पूरे पीरियड में होता है, ठीक है। मतलब जो भी आपका है ना ये पूरा पीरियड, जो फ्लोरीन वाला पीरियड है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन सब आ गए, और नीचे क्लोरीन वाला पीरियड है, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह, उस सब में ज़्यादा इसकी होती है। क्यों होता है ये? क्योंकि ये भी एक तरह से आप शील्डिंग इफेक्ट को कह सकते हो कि यहाँ पे क्या S ऑर्बिटल्स रोल प्ले हो रहे थे, यहाँ पे P ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी पुअर शील्डिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो खिंचाव ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ जाती है, ये एक एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपको याद रखना है कि इस लो फ्लोरी की थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी यूजुअली सेकंड वालों से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन होते हैं, तो उतना अपन अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। इतना जाते हैं कोचिंग वगैरह में जाते हैं लोग, लेकिन मुझे इतना बिलीफ है कि ये फालतू इन्फॉर्मेशन याद करने से बड़े हम ढंग की चीज़ें याद कर ले, उससे ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कब मैटर करती है? जब आप 99% ला चुके हो। 99% आज तक जे एडवांस में कोई बच्चा लेके नहीं आया है, ठीक है। मेंस में फिर भी आए हैं लोगों के, इतना कोई एडवांस में लेके नहीं आया आज तक, ठीक है। ये जिस दिन आ जाए ना बच्चों का, उसके बाद मैं बोलने लग जाऊंगा कि हाँ भाई ये कर लो, ठीक है। यहाँ तक तो पहुँचो, ये कर लो कि तुम्हें IIT बॉम्बे CS मिल जाएगी आराम से, वो भी अच्छी टॉप 10 में रैंक, ठीक है। तो पहले अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर ये फालतू की चीज़ें याद करते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, और ये आता भी नहीं है पेपर में, ठीक है। ये सब आता भी नहीं है कभी ज़्यादा, एक्सेप्शन वगैरह मेन चीज़ें ही पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये हुई एक बात। आपकी जो इनर्ट गैसेस होती है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन और आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों ज़्यादा हाई होती है? क्योंकि रिएक्ट नहीं करना चाहती, इनर्ट गैसेस है वो, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या देख सकते हैं और हाँ, जब स्टेबल स्पीशीज़ बन रही हो, जैसे अपन ऐसा कुछ देखते हैं, अपन जैसे इनको देखते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ये जैसे हैं। तो अब तुम्हारा अगर ये जो है इसका क्या 1s2 2s2 2p3, ठीक है, ये कितना है 2s2 2p2, ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये नाइट्रोजन की स्टेबल कन्फिगरेशन में चला जाएगा, यानी कि इसकी बहुत अच्छी रहेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसको आप कई बार नाइट्रोजन से आगे प्लेस कर देते लोग, और नाइट्रोजन जो है वो भी आगे आ जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन नहीं चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन ऐड करे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बेरिलियम है,
बेरिलियम की भी स्टेबल कन्फिग्रेशन तो वो नहीं चाहते उसके पास इलेक्ट्रॉन आए या जाए, ठीक है, तो उसको आप यूजुअली ऐड कर दो। तो इस ग्रुप के अंदर ये जो 3 स्पीशीज़ है ना, बेरिलियम, नाइट्रोजन और जीनॉन, सॉरी जीनॉन क्या है ना, अगर कर, हाँ नियॉन नियॉन, ठीक है, इन तीनों के अंदर इन तीनों की पॉजिटिव में होती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। मतलब ये 3 जो होते हैं ना, इनको आपको एनर्जी ये रिलीज़ नहीं करेंगे, आपको देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन लेंगे, समझ रहे हो। तो इनका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव में चला जाता है, तो ये अलग ही चीज़ हो गई इनकी, मतलब ये एकदम ही अलग लोग हैं तीनों, ठीक है। इनमें ऑर्डरिंग होता है बट वो सब फालतू है, ठीक है, मैं बताने को बता सकता हूँ। सबसे ज़्यादा नियॉन का हो, आप गैस कर सकते हो कि रेड गैस है, बाकियों का बाद में जाने दो, ठीक है, नहीं पढ़ना, हमें बताया है, मेरे पास है भी ऑर्डर, बट इतना इन्फॉर्मेशन फालतू को घुसाना नहीं है दिमाग में, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ उतना पढ़ लोगे तब भी तुम बहुत व्यापारे न्यारे हो जाएंगे, IIT पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर ऐसा सच कोई खास ट्रेंड है नहीं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने एक्सेप्शनल या कुछ स्पेशल केसेस बताएं, वापस बताता हूँ। रेडियस में केवल एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी, आइसोलेटर स्पीशीज़ में क्या सोचना है, ठीक है, पहली बात। उसमें एक लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक चीज़ हमने देखी नहीं कि 4D और 5D का सेम होता है रेडियस लगभग। फिर हमने देखा कि एल्यूमिनियम और गैलियम का रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहता है, वहाँ पे आपकी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है, वो शील्डिंग इफेक्ट कम रहता है, डी ऑर्बिटल्स वगैरह उनका, वो हमने देखा, ठीक है। फिर हमने देखा आपका उसका ट्रेंड की ये आपका ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनके अंदर भी अगर अपन ऐसे जाते हैं उसमें भी ऊपर नीचे होता रहता है, वो सब हमने देखा, ठीक है। तो इस तरह के 4-5 केस देखे। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने देखा कि जब स्टेबल स्पीशीज़ होती है ना, जैसे कार्बन है, सॉरी नाइट्रोजन है, या आपका ये बेरिलियम है, ये यूजुअली आयनाइजेशन नहीं करना चाहती है, तो इनको एक स्टेप आगे कर लो। फिर हमने इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का देखा। सबसे पहले हमने देखा कि आपका जो 3rd पीरियड होता है उसकी यूजुअली बेटर रहती है टेंडेंसी आपका ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और उसके बाद हमने ये देखा कि ये मूवमेंट वगैरह तो नहीं, आप इनके केस में पॉजिटिव ही हो जाती है, तो इनको तो अलग ही केस मान लो आप, ठीक है। बाकी लोग का नेगेटिव होता है, इनके अंदर पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी, 2 मिनट में ये मिटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे अपन एक चीज़ देखते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो आप जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह की बात करो, तो जैसे अपन इस फैमिली को देखते हैं, कार्बन, सेलेनियम, कहे सीता जी, सुने प्रभु, ठीक है। तो यूजुअली जैसे ये लोग, या जैसे अपन इसको देखिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंथेला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये सब जो स्टेट्स हैं ना, ये +3 स्टेट शो करते हैं, ठीक है, और ये +3 स्टेट शो करते, +4 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है हम जानेंगे आगे। मतलब बेसिकली तुम इनको अगर चार्ज देखो ना, इनका तो इतना आता है लगभग, लेकिन ये जो लास्ट के लोग हैं ना, इनमें 2+ या 1+, मतलब बेसिकली जो नॉर्मल होना चाहिए उससे एक कम, या मतलब 2 कम, ठीक है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल 3 था तो यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे नॉर्मल 4 था तो यहाँ पे 2 ही है। तो इस तरह का इफेक्ट कि आपके जो s ऑर्बिटर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसको कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इससे भी कई प्रॉपर्टीज में फ़र्क पड़ता है। तो आप बस अभी के लिए इतना ध्यान रखेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम की चीज़ होती है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स हैं p ब्लॉक के अंदर सारी, ठीक है, सब में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल वाले से कम एक्सेप्ट होती है, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आई होंगी, या आपको मैंने खुद जानबूझ के नहीं बताया होगा कुछ चीज़ें, जैसे मैंने ये नहीं बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। कुछ चीज़ें हो सकता है उल्टी सुल्टी भी बताई गई हो, क्यों, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाए। जब हम इनकी इन डेप्थ में स्टडी करेंगे ना, तो हम और जानेंगे कि और क्या एक्सेप्शंस होते हैं, और क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या रिएक्शंस होती हैं। मैं बता भी दूंगा कहाँ से क्या पढ़ना है। तो अभी इतना घबराओ मत, चिल मारो, पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद वापस फिर सोचना कि क्या किया मैंने, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी आपकी एक्सेप्शन वाली। चलो ठीक है, पढ़ने को पढ़ ले, पर बहुत ज़्यादा भी दिमाग पे लोड नहीं डालना उसका, ठीक है। पहले ट्रेंड समझो, उसके बाद एक्सेप्शन पे जाओ। एक्सेप्शन में भी मैंने जो बताया ना उतने बहुत है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें बहुत अच्छी रैंक लानी है, तुम बहुत एडवांस बच्चे हो, तो उसके लिए आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। एक मैं रिकमेंड करूँगा कि NCERT बुक बहुत अच्छे से तुम सबको पढ़नी है। इनऑर्गेनिक में तो चार्ट डालना है इन्हें, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर जैसे आपका पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से दे रखा है, थ्योरी बहुत अच्छे से दे रखी है, अच्छे से कॉन्टेक्चुअली और डेटा के साथ एक्सप्लेन कर रखा है, प्लस में लॉजिक बहुत अच्छा दिया है, तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। इसके अलावा एक्सेप्शनल केसेस NCERT में जो मेंशन है वो मस्ट लर्न है, क्योंकि उनसे उठ के क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, मेंस में, बोर्ड में और एडवांस में, सब जगह, ठीक है। तो वहाँ के एक्सप्लेन केस आपको सारे लर्न करने हैं, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल प्लीज़ पूरी याद कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर आगे बढ़ने से पहले पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए सबको, S और P ब्लॉक पूरा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मज़ा आया यार। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।